हेलो एवरीवन। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का एक नया टॉपिक जो थर्मोकेमिस्ट्री है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले थर्मोकेमिस्ट्री है क्या? तो देखो, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है या फिर फिजिकल चेंज होता है, जैसे मान लो आइस है, आइस को मेल्ट कराएंगे तो वाटर बनेगा। तो इसमें कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, अगर पानी को वेपर बनाना है तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा। तो जो भी किसी भी प्रोसेस में कितना हीट रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसका कैलकुलेशन अगर करना होगा तो अपने को थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री और समझते हैं कि ये है क्या। थर्मोकेमिस्ट्री इट डील्स विथ हीट ऑफ रिएक्शन रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन, absorbed in any chemical reaction or physical change or physical change। तो कोई भी फिजिकल चेंज होगा या केमिकल रिएक्शन होगा तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, उसी का स्टडी हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हीट ऑफ रिएक्शन इट इज एनर्जी रिलीज्ड और absorbed when molar quantities when molar quantities of reactants indicated by stoichiometry indicated by stoichiometry are completely converted into converted into product under given set of condition, under given set of condition। तो यहाँ से हीट ऑफ रिएक्शन का अगर डेफिनेशन देखते हैं तो हीट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन मोलर क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इंडिकेटेड बाय स्टाइकोमेट्री। यहाँ से देखना, मोलर क्वांटिटी इंडिकेटेड बाय स्टाइकोमेट्री होना चाहिए। जैसे अगर हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे सपोज हमने लिख दिया N2 प्लस
3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2NH3 और एक गैस, ये भी गैस है और ये भी गैस है। सपोज यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुआ वो कितना है, -32 किलो जूल पर मोल, ऐसे लिखा है। ये हमने मान लिया लेट। अगर यहाँ पे लिखा है तो देखो डेल्टा एच, ये रिएक्शन का एंथैल्पी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच आर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एच, आर को बीच में लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच। इसको पढ़ना क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है इसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी चेंज, अगर बोलना हो एंथैल्पी चेंज तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसका तीन नाम है, हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, या फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर 1 मोल नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, 32 किलो जूल। ऐसे ही 3 मोल H2 जो है, 3 मोल हाइड्रोजन गैस कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, 32 किलो जूल। अगर अमोनिया के लिए बात किया जाए तो 2 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया अगर फॉर्म होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, 32 किलो जूल। ऐसा है इसमें। तो मोलर क्वांटिटी तो होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि पर मोल, मोलर क्वांटिटी इंडिकेटेड बाय स्टाइकोमेट्री। जो स्टाइकोमेट्री बता रहा है यहाँ पे, स्टाइकोमेट्री क्या होता है, जैसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन में यहाँ जो नाइट्रोजन का कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्री। यहाँ पे हाइड्रोजन का स्टाइकोमेट्री क्या है, 3। अमोनिया का स्टाइकोमेट्री कितना है, 2। तो हीट ऑफ रिएक्शन ऐसे हम बता सकते हैं। अब एक टर्म आएगा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब एक टर्म आएगा थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इन विच physical state physical state of reactant reactants and product are given। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं उनके फिजिकल स्टेट दिया रहेगा और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड इन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, एनर्जी इज रिलीज्ड मीन्स डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, निगेटिव। एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव। और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो होगा उसमें क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो लिख सकते हैं एनर्जी इज
एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आएगा। और एक थर्मोन्यूट्रल भी रिएक्शन होता है जिसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जीरो। वो जनरली अपने को पढ़ना नहीं होता है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम समझ गए कि क्या होता है। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? तो दो तरीका है। जैसे मान लो ए गैस है, बी गैस, आपस में रिएक्ट करके 2C गैस बनाया। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट बता दिया है। तो ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। अब अगर इसका मान लो इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो है 30 किलो जूल पर मोल। तो इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ए गैस प्लस बी गैस कन्वर्टिंग इनटू 2C गैस। यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 30 किलो जूल। इसका मतलब देखो, ए और बी आपस में मिलके क्या बनाए, सी बनाए, और इनसे कुछ अलग हो गया। वो अलग हुआ है, वो क्या है, एनर्जी। एनर्जी अलग हुआ। ए और बी आपस में कंबाइन होके सी बना लिए, और इनसे कुछ निकल गया। ए और बी जब सी बनाए तो उनसे कुछ सेपरेट हुआ। वो सेपरेट क्या हुआ, एनर्जी। अब जब एनर्जी सेपरेट हुआ तो कहाँ जाएगा, रिलीज हो जाएगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक इसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक के लिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन है एक्सोथर्मिक के लिए। अगर कोई एंडोथर्मिक है, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट, सिंबल आर यूज कर सकते हैं, रिएक्टेंट गैस है, एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ये भी मान लो गैस है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर मान लो यहाँ पे दिया है 25 किलो जूल पर मोल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिएक्टेंट ने क्या किया, रिएक्टेंट कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कितना, 25 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। ये खुद में एनर्जी को क्या किया, समाहित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बना लिया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक ऐसा रिएक्शन है एक्सो एक ऐसा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। अब देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का अगर ग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ पे साइड में जगह तो नहीं है, यहाँ पे देखो बना लेते हैं। मान लो ए है एंथैल्पी, एंथैल्पी एंथैल्पी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और एक और लिख लेते हैं ऐसे ही, एंथैल्पी एंथैल्पी वर्सेस यहाँ से प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, मान लो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में, और ये किसके लिए बना रहे हैं ग्राफ, एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ एनर्जी रिलीज कर दिया, मान लो 30 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर दिया पर मोल। तो इसका मतलब यहाँ से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम है। देखो रिएक्टेंट का एनर्जी ये होगा कहीं, मान लो ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ऐसा है, तो प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा, थोड़ा कम होगा, प्रोडक्ट कहीं नीचे आएगा। प्रोडक्ट का एनर्जी
इस लेवल पे थोड़ा कम आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं प्रोडक्ट का एनर्जी। तो जब रिएक्शन होता है तो ट्रांजिशन स्टेट आता है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, एनर्जी मैक्सिमम और फिर एनर्जी घटता है। तो यहाँ पे आ गया, ये प्रोडक्ट बन गया और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट, और ये था अपना रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो ये है एंथैल्पी, इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट के करेस्पॉन्डिंग एंथैल्पी है, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो जो दोनों का एंथैल्पी में डिफरेंस आ रहा है, ये वाला वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी। तो यहाँ से देखो, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का एंथैल्पी क्या है, कम। ये छोटा नंबर है, स्मॉल क्वांटिटी, माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी क्या है, रिएक्टेंट का एंथैल्पी तो ज़्यादा है, इतना है, रिएक्टेंट का एंथैल्पी ज़्यादा है, तो बिगर नंबर। ये क्या है, बिगर नंबर। तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव ही तो आएगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, जैसे मान लो आर कन्वर्ट हो रहा है पी में, तो यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू मान लो कितना है, +30 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक। अब अगर रिएक्टेंट यहाँ पे होगा, तो रिएक्टेंट का एंथैल्पी एच आर लिखेंगे। प्रोडक्ट का एनर्जी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया है फिर जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा। तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी कहीं ऊपर आने वाला है, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये मान लो ये रिएक्टेंट था अपना, यहाँ से रिएक्शन हुआ और एक प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज़्यादा है, ये प्रोडक्ट बन गया। इसके करेस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी आएगा एचपी है। अब यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी। तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी तो इस बार बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एंथैल्पी इतना ज़्यादा है, बिगर नंबर है, बिगर नंबर। और रिएक्टेंट का एंथैल्पी तो इस बार छोटा नंबर है, यहाँ पे माइनस स्मॉलर नंबर। तो यहाँ से आएगा पॉजिटिव। तो यही एंथैल्पी चेंज है जो पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम समझ गए कि अगर एक्सोथर्मिक हुआ, एंडोथर्मिक हुआ, तो चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकालना है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी से हम रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एंथैल्पी जो रिएक्शन का एंथैल्पी है या हीट ऑफ रिएक्शन, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसी को बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट फैक्टर लिखते हैं, फर्स्ट फैक्टर में लेते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों में अलग अलग वैल्यू आने वाला है। हमें पता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर
एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है उसको क्यूपी से लिखते हैं, और ये किसके बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो डेल्टा यू के बराबर होता है। अब देखो, डेल्टा यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग बम कैलोरी मीटर, बम कैलोरी मीटर, या फिर इसी का नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरी मीटर। और डेल्टा एच को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर। सबसे इजी होता है कि डेल्टा यू कैलकुलेट कर लो, और जैसे ही डेल्टा यू पता चल जाएगा, हमें पता है कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन प्लस डेल्टा पीवी, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हम लोग ये वाला केस पढ़े थे जब रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, फिर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो डेल्टा यू कैलकुलेट कर लेंगे बम कैलोरीमीटर से, और फिर हम डेल्टा एच बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बम कैलोरीमीटर क्या होता है। बम कैलोरी मीटर, बम कैलोरीमीटर। यहाँ पे देखो एक क्लोज्ड कंटेनर होता है इसमें, यहाँ पे एक क्लोज्ड कंटेनर ले लिया। अब इसको चारों ओर से क्या कर देना है, चारों ओर से इसको आइसोलेट कर देना है, आइसोलेट कर देना है ताकि ये एडियाबैटिक बाउंड्री की तरह बिहेव करने लगे। ये इसको चारों ओर से ऐसे बाउंड्री बना दो, और इसको क्या लिख देंगे, एडियाबैटिक बाउंड्री। हीट का फ्लो नहीं होने देगा ये। फिर क्या करेंगे, इसमें वाटर फिल कर देंगे, इसमें वाटर फिल कर दिए। अब यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस होता है, क्यूबिकल क्यूब होगा यहाँ पे, ये है अपना क्यूब। इस क्यूब के अंदर जिसका भी हमें इंटरनल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करना है, इस क्यूब के अंदर 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल। जैसे मान लो हमें मीथेन का इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, मीथेन का 1 मोल इस क्यूब में फिल कर देंगे, समझे। इस क्यूब में, इस क्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस फ्लो कराने के लिए पाइप लगा रहता है, O2 गैस का, इसमें एक्सेस में O2 गैस को फ्लो करा सकते हैं, और इसमें स्पार्क जनरेट करा सकते हैं। स्पार्क मतलब आग लगाने के लिए इसमें सिस्टम होता है कि इसको जला सकते हैं, स्पार्किंग क्रिएट करा देंगे और जलने लगेगा, कंबस्टन शुरू हो जाएगा। तो ये देखो, इसको बोलते हैं बम, इसका नाम है बम। तो इस बम का देखो, जो बाउंड्री है वो कैसा है, कंडक्टिंग बाउंड्री है इसका, कंडक्टिंग बाउंड्री। अब इस बम को उठा के यहाँ पे पानी के अंदर रख देना है, इस बम को
पानी के अंदर रख देना है ऐसे। अब देखो, इस बम के अंदर क्या है, मीथेन, जिसका भी कंबस्शन कराना है 1 मोल ले लो, गैस फील्ड है। अब इसमें कंबस्शन होगा, O2 गैस एक्सेस में जाएगा तो मीथेन के साथ O2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। अब देखो, इनिशियली तो इस पानी का टेम्परेचर कुछ होगा, इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, मान लो T1। जब इसका कंबस्शन होगा तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो देखो सराउंडिंग में पानी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा पास में, और थोड़ा दूर जाएंगे तो पानी का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो पानी का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो, इसके लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, एक स्टायरर लगा देंगे। स्टायरर घूमता रहेगा, ये मोटर से कनेक्ट होता है, जो स्टेरर है वो मोटर से कनेक्ट होता है, मोटर इसको घुमाता रहेगा, रोटेट कराता रहेगा। तो स्टेरर यहाँ पे एक लगा है। अब देखो, अब यहाँ पे पानी का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। इनिशियली टेम्परेचर T1 था, जब हम इसमें स्पार्क क्रिएट करा देंगे, आग लगा देंगे, तो क्या होगा, मीथेन का कंबस्शन होगा, जिससे एनर्जी रिलीज होगा, कंबस्शन से एनर्जी रिलीज होता है। तो वह एनर्जी क्या करेगा, कंडक्टिंग बाउंड्री से होते हुए वाटर को जाएगा। तो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे 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 बढ़ना शुरू होगा। तो जब पूरा 1 मोल का कंप्लीट कंबस्शन हो जाए, उसके उसके बाद हमें पानी का टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा। तो पानी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसमें क्या लगा के रखते हैं, एक थर्मामीटर। पानी का टेम्परेचर मेजर करना है तो एक थर्मामीटर लगा के रखते हैं इसमें ऑलरेडी पहले से ही, ये है थर्मामीटर। तो मान लो पूरा रिएक्शन हो जाने के बाद पानी का टेम्परेचर T1 से बढ़ के कितना हो गया, T2। तो ये पूरा सेटअप है बम कैलोरीमीटर का। ऊपर से भी ये क्लोज होता है, ऊपर से ये ऐसे आइसोलेटेड होता है। तो बम कैलोरीमीटर का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले बम के अंदर जिसका भी इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है, उसके 1 मोल को इसमें फिल कर देंगे बम कैलोरीमीटर में। 1 मोल गैस ले लेंगे, मतलब सब्सटेंस ले लेंगे जिसका भी कंबशन कराना है। मीथेन का कराना है तो मीथेन ले लेंगे, या फिर इथेन, प्रोपेन, जिसका भी कंबशन कराना है बम कैलोरीमीटर में 1 मोल फिल कर देंगे। फिर इस बम को यहाँ पे पानी के अंदर इमर्ज करा देंगे, रख देंगे। उसके बाद इसके अंदर O2 गैस पास कराएंगे, इसके अंदर O2 गैस एक्सेस में पास कराएंगे, और बम के अंदर स्पार्क जला के आग लगा देंगे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे रिएक्शन शुरू होगा। रिएक्शन होगा, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो टेम्परेचर किसका बढ़ेगा, पानी का। रिएक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी बाहर आएगा, बम से होते हुए पानी को मिलेगा एनर्जी, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, पानी का टेम्परेचर मेजर कर लेंगे जो T2 है, और पानी का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T1। तो इस प्रोसेस में पानी का टेम्परेचर क्या हुआ, T1 से T2 इंक्रीज हो गया। अब पानी का टेम्परेचर T1 से T2 इंक्रीज कराने के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। Q किसके बराबर होगा, देखो हीट एब्जॉर्ब क्या लिख सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, Q, M S डेल्टा T। M क्या है, मास ऑफ वाटर,
मास ऑफ वाटर। एस स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो, जितना यहाँ से वाटर ने जितना हीट एब्जॉर्ब किया, उतना ही हीट क्या हुआ होगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट कंबस्शन से रिलीज हुआ होगा। इसके मतलब जो गैस का कंबस्शन हुआ है, उससे कितना एनर्जी रिलीज हुआ, एम एस डेल्टा टी। और ये जो गैस का कंबस्शन हुआ है, वो किस पे हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो कंबस्शन होता है, वो किसके बराबर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट रिलीज होता है, वो किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के। तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, उस गैस का इंटरनल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। पानी को जितना एनर्जी मिला, वो कहाँ से मिला, गैस के कंबस्शन से। और गैस का कंबस्शन किस पे हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट रिलीज होता है, क्यूबी, हीट रिलीज जो होता है वो क्यूबी, वो किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ये किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। जो भी सब्सटेंस हम लिए हैं, सब्सटेंस जिसको जलाएंगे, तो यहाँ से हम डेल्टा यू बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, इसमें हमने पूरा एकदम आइडियल केस ले लिया। आइडियल केस इन द सेंस कि जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, सिर्फ किसने एब्जॉर्ब किया है, वाटर ने। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जो भी एनर्जी रिलीज होगा बम से, कंबस्टन के बाद जो भी एनर्जी रिलीज होगा, सिर्फ पानी ही एब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा भी तो क्या है, स्टेरर है, थर्मामीटर है। ये जो बम का जो बाउंड्री है, सरफेस है, वो भी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कुछ एडियाबैटिक बाउंड्री भी एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। इसके मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए इसको और एक्यूरेट तरीके से, तो ऐसे लिख सकते हैं, जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया वाटर ने, वाटर के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब है, वो कैसा है, एम एस डेल्टा टी प्लस, स्टेरर के लिए लिखेंगे तो M1 S1 डेल्टा टी। थर्मामीटर के लिए देखेंगे तो थर्मामीटर का मास, उसका स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी। अगर कोई और बाउंड्री है तो उसके लिए मास, उसका स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी। तो देखो, थर्मामीटर का अलग, अगर स्टेरर है तो उसका अलग से स्पेसिफिक हीट, थर्मामीटर का अलग से स्पेसिफिक हीट, कोई बाउंड्री है उसका अलग से स्पेसिफिक हीट, इतना सारा डेटा देना पड़ेगा। इससे आसान है, एक नया टर्म डिफाइन कर दिया जाता है यहाँ से, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, जितना एनर्जी इन सब ने मिलके एब्जॉर्व किया, थर्मामीटर ने, स्टायरर ने, बाउंड्री ने, और जो कोई भी कंपोनेंट है जो एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे हैं, उसको वाटर के इक्विवेलेंट रिप्लेस कर दो। वाटर के इक्विवेलेंट मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर लें जो सेम एनर्जी एब्जॉर्व करे जितना इन सब ने मिलके किया है। तो अगर वाटर इक्विवेलेंट को हम सिंबल देते हैं WE, तो हीट क्या हो जाएगा, M+WE S डेल्टा टी। अब हमें सिर्फ वाटर इक्विवेलेंट को वाटर के मास के साथ ऐड कर देना है, बाकी सिर्फ पानी का स्पेसिफिक हीट हमें देना पड़ेगा। अब अगर कोई वाटर इक्विवेलेंट डिफाइन करना चाहे तो लिख सकते हैं, वाटर इक्विवेलेंट इट इज mass of water, it is mass of water that will absorb, that will absorb
सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज एक्चुअली absorbed by other component like stirrer, thermometer, boundary etc. तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? इट इज मास ऑफ वाटर। वाटर का उतना मास है जो उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जितना कि ये सब स्टेरर, थर्मामीटर, बाउंड्री ने एब्जॉर्ब कर लिया था। तो इन सब के इक्विवेलेंट है पानी का मास। तो उसी को बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। इसको क्या करना है, क्वेश्चन में सीधे पानी के मास के साथ ऐड कर देना है। अब इस पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है। पानी का मास दे देगा, स्पेसिफिक हीट दे देगा, डेल्टा टी दे देगा, सबको रखो, मल्टीप्लाई करो, क्यू आ जाएगा। और क्यू किसके बराबर होगा? डेल्टा यू के। अगर वाटर इक्विवेलेंट दिया होगा तो वाटर इक्विवेलेंट को ऐड कर देंगे। तो इस पे बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल बनता है। उस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर देखेंगे और भी फैक्टर हैं जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।